क्या देखना है? LCR सर्किट, यानी अब हम एक ऐसा AC सर्किट देखेंगे जिसमें इंडक्टर भी लगा होगा, कैपेसिटर भी लगा होगा और रेजिस्टर भी लगा होगा। बारी बारी से तो हमने देख लिया है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि बारी बारी से हमने क्या देखा था। हमने सबसे पहले देखा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर लगा था। उसके बाद हमने देखा था प्योर क्या, अरे बोलते रहो तुम लोग भी साथ साथ, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इधर देखो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा था। फिर हम लोगों ने देखा था प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ एक क्या लगा था? इंडक्टर लगा था। वोल्टेज सबके लिए हम लोग V नॉट साइन ओमेगा टी ही लेते थे, V नॉट साइन ओमेगा टी ही लेते थे, V नॉट साइन ओमेगा टी ही लेते थे। लेकिन बाबू इस केस में जो करंट आया था वो कितना आया था? I नॉट साइन ओमेगा टी आया था। इसमें जो करंट आया था वो कितना आया था? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ना आया था। और इसमें जो करंट आया था वो I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया था। चुप, उतना आया था। चलो इस केस में बताओ I नॉट कितना आया था? V नॉट अपॉन R। क्या कर रहे हो? इस केस में बताओ I नॉट कितना आया था? V नॉट अपॉन XC, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, विच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें बताओ I नॉट कितना आया था? V नॉट बाई XL, यही ना था इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है? चलिए बताइए, दोनों साइड √2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये था IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R, ये था IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC, और बाबू ये था IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन क्या? XL आया था। बोलो जल्दी। इस केस में बताओ वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का था? कोई फेज का डिफरेंस नहीं, ये भी ओमेगा टी, ये भी, यानी करंट और वोल्टेज सेम फेज में। किसके लिए? रेजिस्टर्स के लिए। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट कैसा होता है? सेम फेज में होता है। तो इसका मतलब फेज का डिफरेंस 0। और बताइए पावर फैक्टर कितना? 1। कॉस 0 डिग्री 1 ना होता है। लेकिन इस केस में बताइए तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? तो अगर हम कंपेयर करें I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, तो फाई के जगह पाई बाई 2 ही ना आया है। तो हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे चलता है। बहुत अच्छा। और इस केस में बताइए पावर फैक्टर कितना आएगा? क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, एंड कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। वेरी गुड। इस केस में बताइए फेज डिफरेंस कितना आया था? और हम लोग कहते हैं कि इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज पीछे चलेगा, माइनस आ रहा है तो पाई बाई 2 फेज कहां चलेगा? पीछे चलेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इस केस में भी अगर हमको कॉस फाई निकालना होगा तो कॉस माइनस 90 डिग्री ना, कॉस 90 डिग्री होता है, जो कि कितना होता है? तो अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं कि एवरेज पावर कितना है, तो याद है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई कितना है? 1 है। जब हम लोग VRMS की जगह पे IRMS इंटू R रखेंगे तो ये बन जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R, और जब हम लोग IRMS की जगह पे VRMS अपॉन R रखेंगे तो ये बन जाएगा VRMS का स्क्वायर अपॉन R। और ये तीनों रिजल्ट वही है जो हमने DC सर्किट में पावर के लिए पढ़ा है। DC सर्किट में पावर के लिए हमने पढ़ा है, ठीक है। अब क्या पढ़ा है DC सर्किट में? 4 आदमी देख के बैठो ना कहीं भी, ठीक है। क्या बोल रहे हो? अरे यार देखो इधर तुम लोग, मेरा
हाँ, डीसी में हमने पावर के लिए क्या पढ़ा है? V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई, तो बस वहां वो कांस्टेंट करंट होता था, यहाँ पे ये आरएमएस करंट है, आरएमएस करंट है, आरएमएस करंट है ना। चलो ठीक है, इसमें बताओ तो पावर कितना होगा? तो V आरएमएस आई आरएमएस, देखो मैं फोड़ दूंगा, अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम लोग मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। पावर इस केस में कितना होगा? 0 होगा। V आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई ना, अब कॉस फाई ही 0 है तो पावर, और इस केस में भी पावर कितना होगा? इसमें भी V आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई, और कॉस फाई कितना है? यानी कैपेसिटर और इंडक्टर पावर लॉस नहीं करता है, वो एक्चुअली एनर्जी स्टोर कर लेता है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, हम इनका कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। अब एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें ये तीनों हो, चाहे कोई दो हो। अरे बोलो ना, नहीं कोई एक हो तो देख लिए हैं तीनों हो ना तो कोई दो हो, तो इसको कॉम्बिनेशन ना बोला जाएगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे कुछ कुछ बातें पूछूंगा, आप बताइएगा कि V बराबर हम लोग यहाँ पर भी कितना लेंगे। हमेशा मैंने जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी तभी मैंने कह दिया था पूरे चैप्टर भर वोल्टेज हम कितना लेने वाले हैं? V नॉट साइन ओमेगा टी ही लेने वाले हैं। करंट भले हम लोग लेंगे कितना? आई नॉट साइन प्लस फाइव, यानी यहां पर भी हमारा एक ही मकसद है, करेंट आई नॉट और आई निकाल लेना। ये निकल गया तो समझ लीजिए सब काम हो गया। ठीक है, अब सुनिए, मान लो बाबू कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली इस फॉर्म में फ्लो करेगा, यानी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार चेंज होगा। तो किसी समय तो इसमें करंट पीक वैल्यू पे होगा ना, यानी किसी समय तो इसमें करंट आई नॉट होगा ना। क्या होगा? आई नॉट होगा। तो बाबू मान लो कि इसमें करंट आई नॉट है, बोलो ना, तो इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज को हम लोग अगर V नॉट एल कह दें, इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज को हम लोग क्या कह दें? V नॉट सी कह दें, और इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज को हम लोग V नॉट आर। V नॉट रिप्रेजेंट्स पीक वोल्टेज एंड आर सी और L रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, है कि नहीं? तो आप बता सकते हैं कि जब हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तो उस केस में आई नॉट हमने क्या लिखा था? V नॉट अपन आर लिखा था। तो बाबू V नॉट क्या होगा? तो आई नॉट इंटू आर होगा। जब हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था तो आई नॉट क्या लिखा था? V नॉट अपॉन एक्स सी। तो बताइए इस केस में V नॉट कितना होगा? तो आई नॉट इंटू एक्स सी हो जाएगा। और जब हमने इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था तो आई नॉट आया था V नॉट अपॉन एक्स एल, तो यहां से V नॉट कितना हो जाएगा? आई नॉट इंटू एक्सएल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, ये ओम्स लॉ में जो हम लोगों ने V बराबर आई आर पढ़ा है ना, वो एक्चुअली वही लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए ना, ये V बराबर आई आर नहीं लिखा हुआ है, बस V नॉट है और आई नॉट। ये भी V बराबर आई आर ही लिखा हुआ है, V नॉट है, आई नॉट है, और R की जगह पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिया है हम लोगों ने, क्योंकि कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम लोग एक्ससी से ना दिखा रहे हैं। ये भी वही V बराबर आई आर लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? मेरा तुमसे एक सवाल है, मान लो कि इसमें अभी आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, बोलो, तो जाहिर सी बात है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज भी पीक होगा। तब जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज भी मैक्सिमम ही होगा। इसके अक्रॉस भी पीक वोल्टेज इसके अक्रॉस भी, मान लो इसका पीक वोल्टेज है 50 वोल्ट, कितना है? इसका भी पीक वोल्टेज 50 वोल्ट है, इसका भी पीक वोल्टेज 85 वोल्ट है। बताइए पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अभी पीक वोल्टेज कितना होगा? अब आप बोलिएगा ये भी कोई पूछने वाली बात है, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना होगा? कितना बोल रहे हैं? 50 वोल्ट इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज, 50 वोल्ट इसके अक्रॉस, 50 वोल्ट इसके अक्रॉस, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना होगा?
यानी मैं इस V0 की बात कर रहा हूं, यही V0 पूरे कॉम्बिनेशन का पीक वोल्टेज है, 150 ही ना आएगा, कोई डाउट नहीं ना इसमें? गलत जवाब है, ये 150 नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर हम ये जो V0 है ना, उसको स्केलर नहीं मान रहे हैं, V0 को हमने स्केलर माना है। अरे V0 एक फेजर है, जो एक वेक्टर है। हे भगवान, तो यहां पर इस पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, चाहे पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स के बीच का जो एंगल होगा ना, वो सेम नहीं होगा, माने सब सेम फेज में नहीं होगा। अरे बोलो, जैसे मान लो कि ये मैंने बाबू, ये मैंने करंट वाला फेजर ड्रॉ किया, बोलो, तो वो किसका पीक वोल्टेज इसी के डायरेक्शन में आएगा? आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। माने वो कौन होता है जिसके केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है? वो रेजिस्टर ना होता है। तो रेजिस्टर का पीक वोल्टेज V0R जो होगा वो इधर आएगा, लेकिन बाबू इंडक्टर का पीक वोल्टेज क्या इसी डायरेक्शन में होगा? नहीं। पता है क्यों नहीं? क्योंकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज नहीं, तब करंट, लैग बोल रहे हो तब। इंडक्टर के केस में करंट पीछे चलता है तो वोल्टेज आगे चलेगा। इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से आगे चलता है। कितना एंगल आगे चलता है? π/2। तो इंडक्टर वाला वोल्टेज ना, जब आप ड्रॉ करिएगा तो आप करंट से π/2 आगे ड्रॉ करिएगा। नहीं समझ में आया? तो V0L जो होगा बाबू, वो कहां होगा? इधर की तरफ होगा। बोलो जल्दी। जब हम लोग कैपेसिटर के क्रॉस पीक वोल्टेज को इधर ड्रॉ करें अगर, क्योंकि पीक वोल्टेज को हम लोग वेक्टर मान रहे हैं, फेजर कह रहे हैं हम लोग उसको, तो बताइए कैपेसिटर के केस में कौन आगे चलता है? करंट आगे चलता है, तो वोल्टेज पीछे चलेगा। तो कैपेसिटर वाला वोल्टेज करंट से π/2 फेज पीछे चलेगा, यानी कि V0C जो होगा वो कहां होगा? इधर होगा। अब बताओ ये कितना था? 50 वोल्ट। ये भी कितना था? 50। ये भी कितना था? 50 वोल्ट। आप समझ रहे हैं? अरे ऐसा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को, अरे ऊपर 50 न्यूटन नीचे 50 न्यूटन कैंसिल करके 0 नहीं हो जाएगा? तो बताइए ना, नेट वोल्टेज कितना आया? 85 वोल्ट ना आया? तो भले इसके अक्रॉस भी 50 है, इसके अक्रॉस भी 50 है, इसके अक्रॉस भी 50 है, लेकिन नेट कितना है? 50। इट इज समथिंग लाइक कि इसका होगा इधर की तरफ, इसका होगा इधर की तरफ है, इसका होगा मान लीजिए इधर की तरफ, ऐसा। तो यहां से लेकर यहां तक 50 वोल्ट कम हुआ है जा, फिर यहां से यहां 50 वोल्ट बढ़ गया, तो बताओ ना यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज कितना रहा? आपको नहीं लग रहा है 0 रहा है? जो भी वोल्टेज होगा बस यहां से लेकर यही तक ना होगा। अरे 50 घटा फिर 50 बढ़ गया, तो कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में? ये आप समझ रहे हैं? कहने के लिए तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी कितना है? इसके अक्रॉस भी 50, लेकिन यहां से यहां तक बताओ तो वोल्टेज कितना है? तो बस 50 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा? कैंसिल कर लेगा। ये हल्का मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप ये समझ रहे हैं? बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि एसी सर्किट में वोल्टेजेस को सीधे सीधे नहीं जोड़ा जाता है। हम लोग कौन सा सम लेते हैं? वेक्टर सम लेते हैं। जैसे फोर्सेस को जोड़ा जाता है वैसे ही वोल्टेजेस को भी जोड़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। तो अब सुनिए, अब आराम से ध्यान से देखते जाइए क्या क्या हो रहा है इधर। ठीक है, सुनिएगा। हाँ इधर देखिए, आप बताइए V0 अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा? I0 इंटू आर होगा ना, तो ये हो जाएगा I0 इंटू आर। V0 अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा? I0 इंटू XC। और V0 अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा? I0 इंटू XL नहीं हो जाएगा? बोलो बाबू। अब बताइए, तो अगर हमको नेट पीक वोल्टेज चाहिए तो हम इन सारे वोल्टेजेस का कौन सा सम लेंगे? सीधे सीधे जोड़ देंगे, वेक्टर सम लेंगे ना।
और वेक्टर सम लेने के लिए हमको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप सबसे पहले किसको ड्रॉ कर लीजिए, करंट को। अब करंट के डायरेक्शन में किसका फेजर आएगा, रजिस्टर वाला, यानी V0R इधर ही होगा, क्योंकि वो रजिस्टर ही होता है जिसके केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। इंडक्टर के केस में करंट पीछे ना होता है, यानी वोल्टेज आगे होगा। तो बाबू V0L को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, कहीं इधर नीचे रखेंगे। तो V0C जो होगा वो इधर कहीं नीचे होगा। कुछ समझ में आया? अरे बोलो ना, ये कैसे याद रहेगा? तो एल 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 से लॉर्ड समझिए, लॉर्ड मतलब भगवान। भगवान लोग कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो एल वाला कहाँ आएगा, और सी लोग कहाँ, माने नहीं, सी फॉर कैट नहीं होता है, नहीं ऐसे मत। हाँ तुम समझ गए होगे मेरे ख्याल से। ये कहाँ नीचे, नहीं एक बात, ऐसे थोड़े हम लोग याद करेंगे। ऐसे याद करेंगे कि एल हाँ भगवान ऊपर रहते हैं। शांत रहिए, देखिए 1 मिनट इधर देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए, नहीं तो मैं गंभीर हो गया ना तो तुमको गौतम बना क्या। हाँ आपको याद करना है, जैसे याद करिए। तो एल वाला अगर ऊपर है तो सी वाला कहाँ होगा, तो कन्फर्म में नहीं, अलग से थोड़ा हम इसको याद करेंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। तो आप बताइए सबसे पहले हम किन दो को जोड़े, इसको और इसको जोड़ लें। तो इसको जोड़ोगे तो ये कुछ इधर आएगा, और फिर इसमें इसको जोड़ लेंगे। अगर ऐसा तुम कहना चाह रहे हो तो तुम पागल हो गए। तुम मुझको बताओ कि अगर मान लो ऊपर की तरफ ऐसा 200 न्यूटन रहे और नीचे की तरफ 100 न्यूटन रहे जी, और इधर की तरफ 100 न्यूटन रहे, तो पहले हम इसको और इसको जोड़ते हैं। पहले हम किसको जोड़ेंगे, अरे ऊपर वाला नीचे वाला ना। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ोगे ऊपर की कितना आएगा, 100 आएगा। इधर कितना है, अब ना इन दोनों को पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ लेंगे। बोलो बाबू। हाँ तो इसमें भी हम वही काम करने वाले हैं। हम पहले इसको और इसको जोड़ लें। अब इसमें देख लीजिएगा कौन बड़ा है, तो ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को आप माइनस कर दीजिए। तो हाँ बाबू, तो आएगा तो ऊपर है ना। तो ऊपर देखो मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया, और ये है V0L माइनस V0C। देखिए ये समझ में आ रहा है। और इधर की तरफ तो आपका V0R तो था ही, और करंट वो तो हम इधर ना मान रहे हैं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से देखा जाए तो यही ना होगा, यही रिजल्टेंट है, यही V0 है। यही कौन है, V0 है। बहुत बढ़िया। अब हमको थोड़ा सा ये V0 देखना होगा कि कितना है। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं कि अगर मान लीजिए कि ये A होता है और ये क्या होता है, तो बच्चों रिजल्टेंट होता है √A² प्लस, बोलो याद आया, √A² प्लस B²। अच्छी बात है। तो आप बताइए कि A की जगह पर ये पूरा ना है और B की जगह पे यही ना है। अरे वो I0 ऐसे ही सहारे के लिए है, अभी I0 का कोई काम नहीं हो रहा है, वो खाली बस वो रजिस्टर को भटकने नहीं देना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं कि तुमको हमेशा मेरे ही साथ चलना है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि शांत हो जाइए। यहां हम जिन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं उसमें एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, यानी V0R है। तो बताइए V0 एक्चुअल में कितना होगा, √A² प्लस, यानी बच्चों V0L माइनस V0C का स्क्वायर प्लस V0R का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब आप बताइए V0L क्या है, I0 इंटू XL है। तो देखिए V0 बराबर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं I0 इंटू XL माइनस V0C क्या है, I0 इंटू XC है। तो I0 इंटू XC का स्क्वायर प्लस V0R क्या है, तो ये हो जाएगा I0
आर का होल स्क्वायर, ऐसा करके होगा। अब आप ध्यान से देखिए तो इसमें आई नॉट और इसमें आई नॉट है, कॉमन होकर बाहर निकलेगा। तो क्या लगता है जब ये कॉमन होकर बाहर निकलेगा ये आई नॉट होगा, आई नॉट का स्क्वायर ना होगा। नए पेज पर आते हैं। वी नॉट बराबर सबसे पहले, अरे बोलिए जल्दी, क्या क्या स्क्वायर बोल रहे हो तुम? हमसे चाह रहा है कि हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ें। अभी तुम घरे जाके करना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो। जब आई नॉट और आई नॉट तुम कॉमन लोगे ना तो वो आई नॉट स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। रे बाबू मैं बता रहा हूँ काहे निकलेगा। ये आई नॉट का स्क्वायर और अंदर में रहेगा पता है क्या, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। सुनिएगा एक मिनट सुनिए। हम उन्हीं दो लोगों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं जिनका पावर सेम होता है। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा है ना तो हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। या उल्टा का मतलब हुआ कि अगर इसे को बाहर निकालना है ना इस ब्रैकेट के, तो तुमको क्या लग रहा है ये बाहर निकल जाएगा, ये खाली बी स्क्वायर रह जाएगा। इसका भी हक है इस पर, आप समझ रहे हैं? हाँ, यहां पर भी अगर आप आई नॉट बाहर निकालिएगा ना तो स्क्वायर ना है, वो बाहर निकलेगा आई नॉट का स्क्वायर बन के। तब आगे चल के अगर हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो हम पता है इसको क्या करने वाले हैं। अरे इसको सॉल्व पता हम कैसे करेंगे, दोनों का पावर सेम है तो क्या दोनों को तब हम एक साथ नहीं रख लेंगे, नहीं कर लेंगे ये। अरे समझो ना रे भाई, ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा है तो क्या हम ए इंटू बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? और फिर अल्टीमेटली जब ये अंदर जाएगा तो आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्सी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? ये समझ में आया? बढ़िया है। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? देखिए इधर अब प्लस ये क्या था, ये था। अब आई नॉट स्क्वायर कॉमन होकर बाहर निकलेगा तो बताओ बच्चों वी नॉट बराबर क्या आया? तो एक काम करो ना, सबसे बाहर निकालो, घूंघट से तो ये आया तो आई नॉट न रहेगा और ये एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सुनिए, मजाक में हमने आई नॉट तो निकाल लिया, बताइए आई नॉट कितना आया? वी नॉट अपॉन अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे यही तो है आई नॉट। और देखो इसमें टेंशन वाली भी बात नहीं है क्योंकि बाबू ये करंट है तो करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये जो तुमको हाथी टाइप का दिख रहा है वो हाथी एक टाइप का क्या है, ये पूरा ये जो पूरा है, ये जो इस घूंघट के अंदर में ये पूरा घूंघट में हाथी है, पागल हो गया, पूरा हाथी है ये। हाथी खुद घूंघट में है। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक रेजिस्टेंस ही ना होगा। अरे ये एक रेजिस्टेंस ही ना होगा तो बताओ ना ये किसके द्वारा ऑफर्ड रेजिस्टेंस होगा? ये रेजिस्टेंस बताइए किसने ऑफर किया है? तीनों ने मिलके। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक्चुअली, बोलिए ना। और इसको ना बाबू हम लोग प्यार से पता है क्या कहते हैं? हम लोग इसको जेड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। जेड को बोला जाता है इम्पीडेंस। क्या बोला जाता है? इम्पीडेंस। क्या बोला जाता है? इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। और इसका मतलब होता है क्या बोल रहे हो? हैं?
इस पूरे को क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और इसको बोला जाता है इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। कोई पूछेगा इंपीडेंस क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बता देंगे, इट इज रेजिस्टेंस। क्या बताइए? ऑफर्ड बाय द होल एलसीआर सर्किट। पूरे एलसीआर सर्किट ने जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर किया होगा ना, वो है ये। कितना है बताइए एक बार फिर से? जेड कितना है? अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्सएल माइनस एक्ससी का होल आर स्क्वायर तो आ गया, मान लीजिए किसी दिन गलती से ऐसा ना समझ में आया और हमने यहाँ एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, भयंकर ब्लंडर हो जाएगा। तब गलती से मैंने एक्ससी को पहले रख दिया और एक्सएल को बाद में रख दिया, ब्लंडर हो जाएगा कि नहीं? ओ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक मिनट, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि सर 4 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 4 होता है? ये कहना चाह रहे हो? ये तो नहीं होता है। लेकिन ये तो होता है ना, ये होगा 1, ये होगा -1। लेकिन जब स्क्वायर की बात होगी ना, तो दोनों बराबर होगा। तो मिला जुला के आप एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर याद रखिए, चाहे एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर याद रखिए, बात एग्जैक्टली बराबर है। कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा आई नॉट। क्या रहा? अब हमको निकालना है फाई। क्या निकालना है? फाई। अब आइए आराम से देखते हैं कि फाई निकलेगा कैसे। तो सुनो बाबू, फाई होता क्या है? अरे फाई होता क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। फेज का मतलब तो एंगल ही ना होता है। हम ये भी कह सकते हैं वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। अब इस फाइनल फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए, वोल्टेज किधर आया? इधर ना आया है? नहीं समझ में आ रहा है। करंट किधर आया? इधर ना आया है? तो आपको नहीं लग रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल यही है? यही है फाई। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को ना फाई बोलोगे? यही फाई है। आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, का मतलब आप फाई की वैल्यू निकाल लिए। तो आप इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल है, बोलो, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस हो गया। तो बच्चों आपको परपेंडिकुलर पता है, यही ना है? यही ना ये होगा? अरे जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये भी होगा। तो बताइए ये कितना होगा? V0 L माइनस V0 C, और इसके बारे में आपको पता है V0 R। तो बताओ वो कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो हमको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है? tan देता है, tan देता है। हम लोग लिखेंगे tan phi इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? tan phi इक्वल्स टू दिस बाई दिस। दिस का मतलब हुआ V0 L माइनस V0 C और डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर तो लिख दिया, बेस कितना है? V0 R है, तो ये हो जाएगा V0 R। अब आइए थोड़ा tan phi फिर से देखते हैं। V0 L की जगह पे हम लोग I0 इंटू XL लिख सकते हैं, इसकी जगह पे I0 इंटू XC लिख सकते हैं। अरे हमने नहीं देखा था? V0 L I0 इंटू XL नहीं है, V0 C I0 इंटू XC नहीं है, तो वही तो मैंने लिखा है। और डिवाइडेड बाई V0 R जो है वो I0 इंटू R है कि नहीं? अब एक काम करिए ना, आप I0 को कॉमन लेके इसको काट सकते हैं। तो बताइए tan phi कितना मिला? XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R मिला।
अब यहां से कोई आपसे पूछे कि बताओ फाई कितना है, तो बोला जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस डिवाइडेड बाई क्या, ऐसा आर आ जाएगा, ऐसा आर आ जाएगा। तो तुम खाली इतना बता दो। अच्छा बाबू एक बात बताओ कि यहाँ प्लस फाई होता है कि कभी कभी माइनस फाई भी होता है? तो फाई तो खैर हम लोगों ने निकाल लिया ना, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर, ये तो हमने निकाल लिया। आप मुझको खाली इतना बता दीजिए कि यहां पर मैं फाई जब लिखूं तो प्लस फाई लिखूंगा कि माइनस फाई? सिचुएशन आपके सामने है, क्या लिखूंगा, प्लस फाई कि माइनस फाई? मैं देखिए करंट लिखने जा रहा हूं, मैं यहां फाई लिखने जा रहा हूं, फाई की वैल्यू मैंने निकाल ली है, tan इनवर्स उतना आ रहा है, प्लस फाई लिखूं कि माइनस फाई लिखूं? खाली इतना बता दो कि कौन इसमें बोल रहा है, कौन बोल रहा है माइनस फाई लिखिए? कोई भी एक आदमी जिसके जो कहना चाह रहा हो कि माइनस फाई लिखिए सवेरे, लेकिन एक आदमी बोल रहा था सवेरे, एक आदमी ने बोला है माइनस फाई, तुम बोल ये लड़का बोल रहा है माइनस फाई, तो समझाओ कैसे? कि यार तुम लोग मजाक करते हैं मेरे साथ, शरीफ आदमी को तुम लोग जीने नहीं दे रहा है। बताओ जल्दी, कोई है जो माइनस फाई बोल रहा है? तुम मेरी तरफ कहीं नहीं देखता है। प्लस फाई लिखूं कि माइनस फाई लिखूं? अब मैं सही जवाब बताऊं, आप लोग क्या बोल रहे हैं? प्लस फाइव। जब इतने सारे लोग प्लस फाइव बोल रहे हैं तो जरूरी थोड़े है कि सब सही ही होगा। यहां आएगा माइनस फाइव आएगा, बताता हूं कैसे। और थोड़ा सा भी दिमाग से अगर तुम पैदल नहीं होते ना तो बता सकते थे। तुम किसका इक्वेशन लिख रहे हो? करेंट का। किसका इक्वेशन लिख रहे हो? किसका लिख रहे हो? तुम करेंट का ना लिख रहे हो। थोड़ा फाइनल फोटो देख के बताओ, करंट इधर है अब वोल्टेज इधर है, कौन पीछे चल रहा है? कौन पीछे चल रहा है? अरे तो जब करंट पीछे चल रहा है और कितना एंगल पीछे चल रहा है? 5 एंगल पीछे चल रहा है, तब पीछे चल रहा है तो माइनस फाइनल लिखोगे। जब वोल्टेज के फेज को तुमने ओमेगा टी बोला है और इस केस में करंट पीछे चल रहा है, नहीं समझ में आया? करंट कहाँ है? करंट ये रहा और वोल्टेज ये रहा। तो अब मैं कह रहा था कि करंट पीछे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है? तो जब पीछे चल रहा है तो अब हम वोल्टेज के फेज में से फाई घटाएंगे ना, तो माइनस फाइन आएगा। क्या आएगा? माइनस फाइन आएगा, तो माइनस फाइव आ जाएगा। तुम लोग प्लस बोल रहा था, तो इस केस में माइनस फाइव आएगा। बोलो, चलो मैं दोबारा समझाऊं। कितने लोगों को ये सब यहां से लेकर यहां तक सब एक बार में समझ में आ गया? कितने लोग? हाथ उठाइए। नहीं आया होगा, 4-5 आदमी को आ जाता है। आया है तुम लोगों को समझ में? अच्छा तुम लोगों को भी आ गया है? क्या बात है। आओ हम इसको फिर से समझते हैं। और मैं चाहूंगा कि सब लोग एकदम शांत रहिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये सर्किट कौन सा है, जो मैं पूछूंगा खाली वही बताते रहिएगा, ठीक है? ऐसे में अच्छे से आपको समझ में आएगा, ऐसे में लगेगा कि आप इसको बना रहे हैं कि नहीं। सर्किट कैसा है? इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज को हम दिखा रहे हैं V0L से, इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज को V0 से, V0 पूछा गया कि सर्किट का टोटल पीक वोल्टेज कितना होगा, तो टोटल पीक वोल्टेज तो V0 ना है। तो दिमाग में हमारे ये आया कि क्यों ना तीनों को सीधे सीधे जोड़ दें, लेकिन फिर सोचना ये है कि क्या यहाँ पे जो वोल्टेजेस हम ले रहे हैं उनको हम स्केलर मान रहे हैं कि वेक्टर मान रहे हैं? हम उनको तो वेक्टर मान रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है जोड़ा तो जाएगा, लेकिन स्केलरली नहीं जोड़ा जाएगा, वेक्टोरियली जोड़ा जाएगा। और वेक्टोरियली जोड़ने के लिए वेक्टर्स को पहले ड्रॉ करना पड़ता है। तो हमने V0R, V0L और V0C को सबसे पहले लिखा करंट के टर्म में। तो आप जानते हैं कि V0 इज इक्वल टू होता है I0 इंटू R, I0 इंटू XL, I0 इंटू XC। तो वो मैंने लिख लिया। अब उसके बाद समस्या यह है कि भाई इन तीनों वोल्टेजेस को हम ड्रॉ कैसे करें। तो हमने सहारा लिया किसका, करंट का। पहले हमने करंट को ड्रॉ कर लिया, फिर हमने देखा कि वो कौन होता है जो करंट के ही फेज में होता है। रजिस्टर का वोल्टेज करंट के ही फेज में होता है, तो इसीलिए रजिस्टर के वोल्टेज को मैंने करंट के डायरेक्शन में ही बना दिया है। सेम फेज का मतलब सेम डायरेक्शन। फिर मैंने देखा कि कैपेसिटर के केस में करंट आगे रहता है, करंट आगे रहता है तो वोल्टेज, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से पीछे रहेगा π/2 फेज। π/2 फेज का मतलब 90 डिग्री, इसीलिए मैंने इसको 90 डिग्री पीछे बनाया है। देखिए आप समझ तो पा रहे हैं ना, हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि इंडक्टर के केस में करंट पीछे, कौन से करंट, कौन से कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में करंट आगे रहता है, इंडक्टर के केस में करंट। तो जब करंट पीछे रहेगा तो वोल्टेज आगे रहेगा। कितना आगे रहेगा, π/2 का मतलब 90 डिग्री, यानी इंडक्टर का वोल्टेज करंट से π/2 फेज 90 डिग्री आगे चलेगा। फोटो ड्रॉ कर लिया हमने। अरे बोलो, याद करने, अब आप जैसे इसको याद करिए, ठीक है। लेकिन ऊपर इंडक्टर वाला, नीचे कैपेसिटर वाला, और इधर तो खैर रजिस्टर वाला आएगा ही। तीनों को जोड़ना ही तो है, तो पहले इन दोनों को जोड़ा जाए। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाए, तो ऊपर वाला इज बड़ा, नीचे वाला इज छोटा। तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का ऊपर ना आएगा, इसीलिए ऊपर आया है। और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा लिया मैंने। तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से रिजल्टेंट आपको यही ना देगा, और जो रिजल्टेंट है वही ना हमारा V0 है, द पीक वोल्टेज अक्रॉस द होल कॉम्बिनेशन। तो इट इज V0। बोलिए, अब हमको V0 निकालना है। तो अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो रिजल्टेंट होता है √A² प्लस, तो A की जगह पे है V0L माइनस V0C, A² प्लस V0R का स्क्वायर। V0L V0C की जगह पे I0XL I0XC रख सकते हैं, V0R की जगह I0 इंटू R रखेंगे ना। अब इसमें से देखा जाए तो I0 कॉमन होकर बाहर निकलेगा, स्क्वायर है, I0 का स्क्वायर बाहर निकलेगा एक्चुअली। वो देखिए मैंने I0 के स्क्वायर को बाहर निकाला, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। अब इसमें भी I0 का स्क्वायर, ये जब बाहर निकलेगा एकदम, तो रूट के बाहर निकलेगा, ये I0 बनेगा और अंदर में रह जाएगा इतना। हमारा मकसद I0 निकालना था, I0 को अकेला करिए, इन लोगों को नीचे भेजिए, तो V0 अपन समथिंग, और अगर V बाई समथिंग करंट आ रहा है तो वो समथिंग कंफर्म है कि रेजिस्टेंस होगा। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होल LCR सर्किट। क्योंकि आप देखिएगा कि इसमें इंडक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है, कैपेसिटर का भी कंट्रीब्यूशन, और जाहिर सी बात है तीनों ने मिलकर ना ये रेजिस्टेंस पैदा किया होगा। तो इस रेजिस्टेंस को अब हम एक नया नाम देते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस नहीं, सब लोग बोलो इंपीडेंस। इंपीडेंस भी रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस भी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है। आप समझ रहे हैं? सुनिए, रेजिस्टेंस के रजिस्टर के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं। माने इंडिविजुअली देखें तो सिर्फ कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को क्या बोलिएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन वही अगर कॉम्बिनेशन आ जाए ना, मैंने देख रहा हूं नाम कैसे बदल रहा है, सब रेजिस्टेंस है लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम जा रहा है। कॉम्बिनेशन आएगा तब उसके रेजिस्टेंस को हम लोग इंपीडेंस बोलेंगे। इट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होल LCR सर्किट, एंड द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस आपको याद रखना होगा। बोलो, हालांकि याद नहीं भी करिएगा तो अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसको निकालने का, लेकिन बिल्कुल आप याद रखिएगा क्योंकि इतना भारी चीज नहीं है। और इसमें तो ये भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि L वाला पहले होगा कि C वाला पहले होगा। दोनों में से किसी को आप, दोनों में से किसी को क्या, जो बड़ा होगा उसको पहले रख लेना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेना। क्लियर है? फिर हमको I0 तो खैर हमने निकाल लिया ना, फिर हमको जरूरत पड़ी फाई निकालने की। तो हमने सोचा कि यार ये फाई होता क्या है।
फाई होता है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, और फेज का मतलब कुछ और नहीं एंगल होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो वोल्टेज ये है, फाइनल वोल्टेज यही ना है, अरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पीक वोल्टेज यही ना है, पूरे कॉम्बिनेशन में दौड़ने वाला पीक करंट यही ना है, तो इसके और इसके बीच का एंगल यही ना फाई होगा। किसी तरीके से अगर हम ये एंगल निकाल लें, हम उसको वहां पुट कर लेंगे। हाँ, एक और बात है कि +5 भी आता है और -5 भी आ सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। कैसे निकलेगा ये? तो हमको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उस ट्रायंगल में ये जो है वो परपेंडिकुलर है, ये जो है वो बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो पता तो हमको ये और यही ना है, ये तो हमने निकाला था बाद में, नहीं समझ में आया। तो अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, परपेंडिकुलर अरे यही चीज ना, ये है जितना लंबाई है उतना लंबाई है, तो परपेंडिकुलर है V0L - V0C और बेस है V0R। तो हम लिखेंगे tan phi = परपेंडिकुलर बाई बेस। अब आप आराम से V0L की जगह पे I0XL, V0L की जगह I0XL, V0C की जगह पे I0XC और V0R की जगह पे I0R रखिए। I0 कॉमन होके कटेगा, तो XL - XC अपन क्या R। फाई भी हमने, अच्छा बस इस tan को उधर लेके चले जाइए, तो ये बनेगा tan इनवर्स इतना, बोलो ना, tan इनवर्स उतना बनेगा। तो अब हम फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए तैयार है ना? तो बाबू I0 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? I0 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? V0/Z, जिसमें Z की वैल्यू ये रहेगी, बोलिए। फाई की जगह क्या लिखेंगे? इतना। लेकिन सवाल है कि फाई प्लस होगा कि माइनस होगा? तो ये ऐसे ही नहीं बोलेंगे, हम देखेंगे कि हम इक्वेशन लिख किसका रहे हैं, किसका, और करंट साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज से पीछे है, फाई एंगल पीछे है। तो हम वोल्टेज वाले फेज में से, जो कि ω-t है, फाई घटाएंगे ना, तो इस स्पेशल केस में -5 होगा। बच्चों आपको ये समझ में नहीं आया, फिर नहीं समझ में आया, देखिए तुमको नहीं समझ में आया, आप एकदम देखिए कसम खा के बोलिए आपको समझ में आया है ये? देखो 1 मिनट रुको, तुम सोच रहे होगे कि क्या जब हमको LCR सर्किट सॉल्व करना होगा, क्या हमेशा हम ऐसे इतना ताम झाम करेंगे? ना 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 ना, ये तो हमने Z को डिराइव किया है, फाई को डिराइव किया है। क्वेश्चन करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। वो यूं हो जाएगा, यूं, आप समझ रहे हैं? वो आपको DC सर्किट से भी लगेगा कि ये सब आसान है, लेकिन जो बातें मैंने बताई वो आपको समझ में आया ना? आगे बढ़े हम लोग, बहुत बढ़िया। ये देखिए कुछ नोट्स हैं जो अब तक हमने डिराइव किया, उससे संबंधित कुछ नोट्स हैं, ठीक है। पहला कहता है कि इंपीडेंस होता क्या है? पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होल LCR सर्किट। चलिए, इंपीडेंस का उल्टा यानी 1/Z को एडमिटेंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, ये एक बार पूछा गया था, शायद बिहार बोर्ड ने पूछा था। इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है? एडमिटेंस होता है। डिनोट कैसे किया जाता है? अरे मानो ना, एडमिटेंस कहा जाता है, ठीक है। पढ़ना नहीं है इसके बारे में हमको कुछ भी। जैसे रेजिस्टेंस के उल्टा कंडक्टेंस होता है ना, तो वैसे ही इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है? एडमिटेंस होता है। यहां पे बोल रहा है कि अगर आपको पीक वोल्टेज चाहिए ना, ये गलती कभी मत करिएगा कि तीनों के पीक वोल्टेज को सीधे जोड़ दीजिएगा जो आपने किया था। 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट, आप 150 बोल रहे थे। बोल रहा है ये नहीं करने का है, लेकिन क्या करने का है? हम वेक्टर मान के तब जोड़ सकते हैं। स्केलर सम नहीं करना है, लेकिन वेक्टर सम हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, अब दूगो केस देखेंगे। क्या हो अगर V0L ज्यादा हो, माने बाबू ये वाला क्या हो? ज्यादा हो, और ये वाला कम हो, और ये तो कुछ भी हो, ये तो कुछ, तो क्या हो? तो क्या हो वो हम देख चुके हैं।
क्योंकि पिछला जो एग्जाम्पल हमने लिया था ना, वो हमने यही लिया था। नहीं समझ में आया ना? तो बताओ ना क्या किए थे इसमें से इसको घटा के ऊपर आया था, याद आ रहा है? ये V0L माइनस V0C ऐसा ऐसा करके V0R, बोलो जल्दी है। और ये ऐसा V0 आया था जिसमें ये फाई नहीं आ गया था, इधर की तरफ ही ना हम लोग करंट मान रहे थे, बोलो। और जब हमने आई लिखा था तो I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई ना लिखा था, जिसमें I0 कितना था? V0 बाई अंडर रूट V0 बाई अंडर रूट, एक मिनट रुको ना, किसमें से किसको घटा रहा है? एल से सी को ना, तो यहां पर आएगा एक्सएल माइनस होल स्क्वायर प्लस ये आएगा। फाई कितना आया था? tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स, याद आ रहा ना? अभी देखे थे एक्सएल माइनस डिवाइडेड बाई, यही आया था। और फाई को माइनस साइन के साथ लिखा था हम लोग। क्लियर? क्या हो अगर उल्टा हो जाए, यानी अब की बार V0L छोटा हो जाए, V0L जो हो वो क्या हो जाए बताओ? अब देखो देखो बाबू, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं क्या हो रहा है? V0C बड़ा हो जाए और ये V0 R रहेगा। शांत हो जाइए। अब क्या करे बताइए? इसमें से इसको घटाएंगे तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा कि नीचे? तो अब की बार ये, एक मिनट रुकिए, V0C माइनस V0L ना होगा, और ये इधर की तरफ तो अपना V0R तो रहेगा ही। और उस केस में जब हम लोग V0 निकालेंगे तो अब की बार V0 इधर ना आए, और अब की बार देखो बाबू, करंट तो हमको इधर ही लेना होता है, करंट तो रेजिस्टेंस की तरफ ही लेना होता है। तो अब की बार ये जो आपका फाई आ रहा है वो इधर नीचे ना आ रहा है। नहीं नहीं, पिछली बार देखिए फाई ऊपर आया था, अब की बार फाई नीचे आया, ऐसा करके कुछ आया है। आप समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया बात समझ रहे हैं। अब सुनिए, इस केस में जब हम लोग करंट लिखे, जाहिर सी बात हम वही लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी। अच्छा रुकिए, अभी यहाँ थोड़ा सस्पेंस रखिए कि प्लस लिखना है कि घंटा सस्पेंस रखिए। बताइए प्लस की माइनस? हम करंट लिख रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज से आगे ना चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? तो प्लस फाई हो जाएगा बाबू। अच्छा, अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि I0 कितना होगा, तो V0 अपॉन Z, लेकिन बाबू इस केस में पता है Z कितना आएगा? सुनो सुनो सुनो, इस केस में Z कितना आएगा? तो अंडर रूट XC माइनस XL आएगा। ये अंतर हुआ। तो क्या सच में तुमको लग रहा है कि ये अंतर है? कुछ नहीं है। ये पिछली बार आया था XL माइनस XC, अब की बार आया XC माइनस, लेकिन अल्टीमेटली स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट तो सेम ही ना आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? सेम आ जाएगा। हाँ, अंतर कहाँ आएगा पता है? कहाँ आएगा? फाई में आएगा। बताइए, अब की बार हम tan फाई लिखेंगे तो tan फाई का मतलब दिस बाई दिस ना, तो दिस में V0C माइनस V0L है। अरे बोलो, तो V0C का मतलब हुआ I0 XC माइनस I0 XL डिवाइडेड बाई I0 सब कटेगा, tan को इधर लेके आएंगे तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स XC माइनस डिवाइडेड बाई क्या? R हो जाएगा। अरे बोलो, तो ऐसा हुआ। और बाबू यहाँ फाई प्लस में ना होके, सॉरी माइनस में ना होके प्लस में रहेगा, क्योंकि साफ साफ आपको दिख रहा है कि करंट कहाँ है? आगे, और वोल्टेज कहाँ है? पीछे है। वोल्टेज पीछे है। अब समझ में आया? बोलो ना। अरे क्लियर है? अच्छी बात। सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से एकदम। अब हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे।
तो क्वेश्चंस बनाने के लिए जैसे मान लीजिए करंट वरेंट हमको निकालना होगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा प्लस माइनस फाइव ही ना कुछ होगा। आई नॉट की जगह पे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस फाइव ही ना। यानी पता है मेन मकसद क्या निकालना है, जेड और फाइव, क्योंकि वी नॉट तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जेड और फाइव बस निकालना है। तो जेड और फाइव निकालने के लिए ना आप जो रिएक्टेंसेस थी, रिएक्टेंसेस का मतलब एक्सएल एक्ससी आर, बस उनका वेक्टर सम ले लीजिए, वही जेड होगा। जैसे हम अगर एक्सएल लें तो एक्सएल कहां लेंगे, ऊपर लेंगे। जैसे वी नॉट एल ऊपर लिए थे, एक्सएल ऊपर, एक्ससी कहां लेंगे, वो पूरा वी नॉट एल वी नॉट सी लेने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या लीजिए एक्सएल एक्ससी, आर ले लीजिए इधर, इधर होगा कौन, करंट। आप इनको वेक्टोरियली ऐड करिए, तो इसमें से इसको घटाइएगा, ऊपर में क्या बनेगा, एक्सएल माइनस एक्स, और इधर क्या होगा, आर होगा रे बाबू, बोलो ना। और जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैं कह रहा हूं कि यही रिजल्टेंट कौन आता है, तो बताइए जेड की वैल्यू कितनी हो गई इस केस में, अंडर रूट दिस स्क्वायर, यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस कितना, और यही तो हमने पढ़ा था, नहीं समझे। उसके बाद हम लोग जिधर रेजिस्टेंस है उधर मान लेंगे करंट, होता ही है, और जिधर इंपिडेंस है उधर किसको मान लेंगे, वोल्टेज मान लेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही ना फाई होगा, और आराम से हम लोग tan फाई बराबर क्या लिखेंगे, tan फाई बराबर क्या लिखेंगे, दिस बाई दिस लिखेंगे। दिस का मतलब हो गया एक्सएल माइनस, और डिवाइडेड बाय दिस का मतलब हो गया, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते समय हम सारे रिएक्टेंसेस का वेक्टर सम ले लेंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। और आपको याद रखना है, ये आप कहीं लिख लीजिए, जिधर रेजिस्टेंस उधर करंट, जिधर इंपिडेंस उधर वोल्टेज, लिखिए ये बात कहीं कहीं जहां मन करे, अपने हाथ की लकीरों में लिख लीजिए। जिधर जिधर लिखो, जिधर वोल्टेज उधर करंट, जिधर रेजिस्टेंस उधर करंट, कोई है जिसने पहले से लिखा है ना, कौन है वो, अच्छा उसका भाई। जिधर रेजिस्टेंस उधर करंट, जिधर रेजिस्टेंस उधर करंट, जिधर इंपिडेंस उधर वोल्टेज, जिधर इंपिडेंस उधर वोल्टेज। अरे बोलो, ठीक है। अब सुनो बाबू, हाँ हो गया, बस एक सेकंड इधर देख लो। बताओ पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई ना। आप जरा, नहीं एक मिनट रुकिए, पावर फैक्टर तो कॉस फाई ही होता है। आप थोड़ा इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए और बताइए इसमें कॉस फाई कितना होगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस ही ना, तो बेस है आर और हाइपोटेनस है जेड, तो पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड। थोड़ा ये भी हम याद रखेंगे, पावर फैक्टर क्या होता है आर बाई जेड। ऐसा नहीं है कि अगर याद ये नहीं रहेगा तो हम ये डायग्राम ड्रॉ करके नहीं निकाल लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमको याद रहे। तो जाते जाते बोलिए पावर फैक्टर कितना, आर बाई जेड। क्लियर है, ठीक है। ये लेक्चर मैं अभी डाल दे रहा हूं, कल आओगे एकदम वादा करते हो कि रिवाइज करके आओगे 1.5x 2x स्पीड पे जैसे भी करना, लेकिन इसको एक बार रिवाइज करके आना, तो हम जस्ट इससे आगे बढ़ेंगे। मैंने पीडीएफ इसका डाल दिया है ना,